जब भी हम रियो डी जनेरियो के बारे में सोचते हैं तो एक छवि मन में जरूर आती है, बाहें फैलाए क्राइस्ट द रिडीमर की। ये एक शांत और स्थिर प्रतीक लगता है ना? पर सच तो ये है कि इसे वहां होना ही नहीं चाहिए था। जरा इसके बारे में सोचिए। 1000 टन से भी ज्यादा वजन, समंदर से 700 मीटर की ऊंचाई पर एक नुकीली पहाड़ी की चोटी पर खड़ा है, और वो भी एक ऐसी जगह जहां तूफानी हवाएं 200 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से भी ज्यादा तेज चलती हैं। ये तो गुरुत्वाकर्षण को सीधी चुनौती है। तो सवाल ये उठता है कि ये होता कैसे है? आखिर वो कौन सी इंजीनियरिंग है जो इस नामुमकिन से दिखने वाले काम को मुमकिन बनाती है? तो आज हम इसी इंजीनियरिंग के करिश्मे की परतें खोलने वाले हैं। पता लगाते हैं कि ये असंभव काम संभव हुआ तो हुआ कैसे। कहानी शुरू होती है 1921 में। ब्राजील अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे होने पर एक यादगार प्रतीक बनाना चाहता था, और जगह चुनी गई माउंट कोर्कोवाडो। लेकिन ये कोई आम पहाड़ नहीं था। ये ग्रेनाइट की एक सीधी खड़ी चट्टान है जो अटलांटिक महासागर से आने वाले तूफानों के ठीक रास्ते में पड़ती है। मतलब जगह जितनी शानदार थी उतनी ही खतरनाक भी। इस चुनौती को स्वीकार किया इंजीनियर हेटर दा सिल्वा कोस्टा ने। लेकिन मजे की बात यह है कि जो डिजाइन आज हम देखते हैं वो उनका पहला आइडिया था ही नहीं। उनका पहला डिजाइन तो कुछ और ही था। एक ऐसा मसीह जिसके एक हाथ में क्रॉस था और दूसरे में एक ग्लोब, यानी कि धरती। और लोगों को ये डिजाइन बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। इसे नाम दिया गेंद वाले मसीह। ये सिल्वा कोस्टा के लिए एक बड़ा झटका था, लेकिन कभी कभी नाकामी ही सबसे बड़ी प्रेरणा बन जाती है ना? इसी ने उन्हें कुछ ऐसा बनाने के लिए मजबूर किया जो कला और इंजीनियरिंग का एक बेजोड़ नमूना बन जाए। और यहीं पर सिल्वा कोस्टा की जीनियस सामने आई। उन्होंने सोचा, मसीह को क्रॉस पकड़ाने की क्या जरूरत है? क्यों ना प्रतिमा खुद ही एक क्रॉस का प्रतीक बन जाए। और उन्होंने बाहें फैलाए मसीह का डिजाइन बनाया। ये एक शानदार मॉडर्न आर्ट डेको डिजाइन था, लेकिन इसने एक नई और शायद पहले से भी बड़ी इंजीनियरिंग की चुनौती खड़ी कर दी। ये फैली हुई बाहें अब एक विशाल पाल की तरह काम करने वाली थीं, जो तूफान को सीधे सीधे दावत दे रही थीं। तो डिजाइन तो फाइनल हो गया, लेकिन अब सवाल था कि इसे बनाएं किस चीज से? उस जमाने में, यानी 1920 के दशक में, एक ही जवाब था सबके पास: स्टील। आखिरकार एफिल टॉवर भी तो स्टील से ही बना था। लेकिन सिल्वा कोस्टा कुछ और ही सोच रहे थे। वो जानते थे कि रियो की नमकीन हवा में स्टील कुछ ही सालों में जंग खाकर कमजोर पड़ जाएगा। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा दांव खेला, एक ऐसी चीज पर जो उस समय बिल्कुल नई थी: रीइंफोर्स्ड कंक्रीट। इसे भविष्य का पत्थर कहा जा रहा था। लेकिन सच तो ये था कि इतनी ऊंचाई पर इतनी मुश्किल कलाकृति बनाने के लिए इसका इस्तेमाल पहले कभी नहीं हुआ था। ये एक बहुत बड़ा जुआ था। अब इस कंक्रीट के सपने को हकीकत में बदलने और हवा से बचाने के लिए उन्हें एक और जीनियस की जरूरत थी, और वो थे फ्रांसीसी इंजीनियर एल्बर्ट कैकोट। उनका काम था हिसाब लगाना, ये पक्का करना कि 1145 टन का ये ढांचा सिर्फ खड़ा ना रहे, बल्कि उन तूफानी हवाओं को भी झेल जाए जो हर एक इंच पर जबरदस्त दबाव डालती हैं। डिजाइन हो गया, मटीरियल तय हो गया, हिसाब किताब भी हो गया, लेकिन अब आया सबसे मुश्किल काम: इसे उस पहाड़ की चोटी पर बनाना। ये किसी लॉजिस्टिकल दुष्स्वप्न से कम नहीं था। सोचिए, इस सपने को सच करने में पूरे 9 साल लग गए। 1921 में आइडिया आया, 1926 में काम शुरू हुआ, और 1931 में जाकर ये पूरा हुआ। और इन 9 सालों का हर एक दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। इसका कंस्ट्रक्शन का तरीका भी कमाल का था। इसे उस समय की सबसे बड़ी 3D पजल भी कह सकते हैं। सिर और हाथों को पेरिस में प्लास्टर से बनाया गया, फिर उनके टुकड़े करके समुद्री जहाज से रियो भेजा गया। पहाड़ की चोटी पर इन खोखले सांचों को रीइंफोर्स्ड कंक्रीट से भरा गया, और हर ब्लॉक को एक विशाल मेटल के फ्रेम पर बिल्कुल सही जगह फिट किया गया। यहां 1 मिलीमीटर की गलती का मतलब था कि ऊपर जाकर कई मीटर का फर्क आ जाता। और ये सारा सामान ऊपर पहुंचा कैसे? कोई सड़क तो थी नहीं, एक छोटी सी रेलवे लाइन थी जिस पर सीमेंट, रेत, पानी, स्टील, एक एक चीज ऊपर ले जाई गई। मजदूरों के बारे में सोचिए, वो बादलों के बीच काम कर रहे थे, ऐसे मचानों पर जो अक्सर बारिश में भीगे और फिसलन भरे होते थे। बहुत ही खतरनाक काम था। लेकिन इस स्टैचू की असली इंजीनियरिंग तो इसके अंदर छिपी है। जो बाहर से दिखता है वो तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। चलिए अब इसके अंदर झांक कर देखते हैं। हम सबको लगता है कि ये पत्थर का एक ठोस टुकड़ा है ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है।
असल में ये अंदर से पूरी तरह खोखला है, बिल्कुल एक 12 मंजिला इमारत की तरह। इसके अंदर कंक्रीट के खंभ हो और बीम का एक पूरा जाल है जो इस पूरे वजन को संभालता है। और अंदर क्या क्या है? एक तो ऊपर तक जाने के लिए धातु की सीढ़ियां हैं। सीने के पास सिल्वा कोस्टा ने एक छोटा सा दिल का आकार बनवाया था। ये उनका सीक्रेट सिग्नेचर था। और सबसे जरूरी, ये पूरा ढांचा एक विशाल फैराडे केज की तरह काम करता है, जो इसे आसमानी बिजली से बचाता है और उसे सीधा जमीन में भेज देता है। अब बात करते हैं इसकी बाहरी स्किन की। ये कोई आम पत्थर नहीं, ये है सोपस्टोन। इसकी खासियत, जब इसे खदान से निकालते हैं तो ये नरम होता है, लेकिन हवा और पानी के संपर्क में आते ही ये एकदम सख्त और वाटरप्रूफ बन जाता है। और इसकी 60 लाख टाइलों को रियो की हजारों महिलाओं ने अपने हाथों से चिपकाया था। कहते हैं कि कई महिलाओं ने उन टाइलों के पीछे अपने परिवार वालों के नाम या अपनी दुआएं भी लिख दी थीं। और अब वो बात जिस पर यकीन करना मुश्किल है, 9 सालों के खतरनाक काम के बावजूद 700 मीटर की ऊंचाई पर तूफान और बारिश के बीच एक भी मजदूर की जान नहीं गई, एक भी नहीं। उस जमाने के हिसाब से ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। तो अगली बार जब आप क्राइस्ट द रिडीमर की तस्वीर देखें तो उसे सिर्फ एक स्टैचू मत समझिएगा। ये पत्थर और कंक्रीट से कहीं ज्यादा है। ये हवा, गुरुत्वाकर्षण और तमाम मुश्किलों के खिलाफ इंसानी सोच और हिम्मत की जीत है। और ये हमें एक बहुत बड़ी बात याद दिलाता है कि इंजीनियरिंग सिर्फ नंबरों और कैलकुलेशन का खेल नहीं है। ये ऊंचाई पर सपने देखने का साहस है।